नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं कि छापेमारी या घेराबंदी, क्योंकि आज का दिन छापेमारी का दिन रहा। बिहार में छापे पड़े, बिहार के बाहर छापे पड़े, झारखंड में छापे पड़े। एक मामला आईआरसीटीसी से जुड़ा हुआ था, दूसरा भी उसी से, और यहां पर आरजेडी के नेता और उनके कुछ सहयोगियों के यहाँ छापेमारी होती हुई नजर आई। एक तरफ तो झारखंड में AK-47 तक भी पकड़ी गई, लेकिन दूसरी तरफ एक और बात थी कि ये सब कुछ उस दिन हुआ जिस दिन फ्लोर टेस्ट होना था बिहार की नई सरकार का, जो जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ आरजेडी के साथ मिलकर बनी थी। तो क्या ये टाइमिंग कुछ सवाल खड़े करती है या फिर ये एक कार्रवाई थी जो कि भ्रष्टाचार निरोधी कार्रवाई है? जिस तरीके से सीबीआई और ईडी इन दिनों छापेमारी कर रहे हैं बैक टू बैक, ये तमाम चीजें हैं जो आज के दिन में प्रमुखता से छाई रही और आज इसी पर हम आवाज अड्डा में करेंगे विस्तार के साथ चर्चा। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आज दिन भर आखिरकार हुआ क्या और इसके पीछे कारण क्या रहे। देखिए रिपोर्ट। बिहार में एक ही दिन में दो तरह के शक्ति प्रदर्शन देखने को मिले। विधानसभा में नीतीश सरकार विश्वास मत हासिल कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ बिहार और झारखंड से लेकर दिल्ली और गुरुग्राम तक सीबीआई और ईडी का एक्शन हो रहा था। बिहार के पटना, कटिहार, मधुबनी में सीबीआई ने आरजेडी के 6 नेताओं के ठिकानों पर छापा मारा। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दिलाने के आरोप में लालू यादव के करीबियों पर सीबीआई का एक्शन दिखा। सीबीआई ने आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, आरजेडी के सांसद फयाज अहमद और अशफाक करीम, आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुबोध रॉय और पूर्व एमएलए अबू दोजाना के घर छापा मारा। वहीं दानापुर में लालू के करीबी सुभाष यादव के घर पर भी रेड हुई। सीबीआई ने सुनील सिंह को हिरासत में ले लिया। उन्होंने सीबीआई के एक्शन को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया। मामला और कहीं है, विधानसभा का जो मामला है उसको हर एक जगह जो रेड करते चल रहा है, एक जगह रेड करें, 2 जगह रेड करेंगे, विधायक भाग जाएंगे और हम अपना जो करना है कर लेंगे और क्या सब राजनीतिक है। सीबीआई ने गुरुग्राम में भी 3 जगहों पर छापा मारा। गुरुग्राम के सेक्टर 71 में अर्बन क्यूब्स मॉल पर रेड की गई, जिसे कथित तौर पर तेजस्वी यादव का बताया जा रहा है। आरजेडी के नेता अबू दोजाना की कंपनी इस मॉल को बना रही है। रेड में सीबीआई ने कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 42 में लैंड बेस्ड प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस पर भी छापा पड़ा। तेजस्वी यादव का कहना है कि वो मॉल उनका नहीं है। लालू परिवार ने ताबड़तोड़ छापेमारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साध दिया। आप भाजपा के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट, और पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा। आज पहली बार नहीं हो रहा है छापेमारी। हमारा बिहार की जनता सब हमारा पलवार है। बिहार की जनता पलवार है, पलवार देख रहा है बिहार की जनता। बीजेपी से अलग होकर आरजेडी से हाथ मिलाने के बाद नीतीश कुमार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। उन्होंने फ्लोर टेस्ट के दौरान बीजेपी पर जमकर तीर चलाए। ये तो बापू को भी खत्म करेंगे, ये आप जान लीजिए। समाज में बिना मतलब का टकराव पैदा करना, और कभी भी हिंदू मुस्लिम का कुछ झंझट नहीं है, लेकिन कुछ लोग चक्कर में रहते हैं। समाज में तो कुछ ना कुछ इधर उधर सोचने वाला होगा ही, तो कहीं ना कहीं इधर से उधर करना और उसका लाभ लेना। बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर आरजेडी पर निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि जिन लोगों पर छापेमारी हो रही है वो लालू यादव के अवैध कारोबार में शामिल हैं। इतने लोगों के यहाँ छापा पड़ रहा, वो नामी गिरामी इस प्रकार के लोग हैं तो जिनका कि लालू परिवार से केवल संबंध नहीं है, बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाती है। मिलकर ये लोग जिसे व्यापार में बिजनेस पार्टनर होता है, ये सारे लोग कहीं ना कहीं लालू जी के पूरे व्यापार में, पूरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ये लोग प्रबंधक या मिलजुल कर व्यापार करते हैं। वो छापेमारी के संबंध में वो एजेंसी अपना काम कर रही है, वो स्वतंत्र एजेंसी है। जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, सजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। झारखंड में भी ईडी सक्रिय दिखी। खनन घोटाले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी रहे प्रेम प्रकाश के घर पर छापा मारा। उनके घर से 2 AK-47 और जिंदा कारतूस बरामद हुए।
रांची के अलावा दिल्ली और तमिलनाडु में 17 जगहों पर रेड चली। हालांकि बरामद हुई AK-47 पुलिस के आधिकारिक सुरक्षाकर्मी की बताई जा रही है। सवाल ये है कि क्या बिहार में महागठबंधन सरकार बनने और उसके बाद CBI के एक्शन के बीच कोई संबंध है? क्या CBI और ED की जांच जल्द ही तेजस्वी यादव तक भी पहुंचेगी? बिहार में जांच एजेंसियों का एक्शन और तेज होता हुआ दिखेगा? और क्या इस छापेमारी को विपक्ष के खिलाफ घेराबंदी माना जाए? तो ढेर सारे सवाल हैं यहाँ पर जिनका जवाब जानने की आज कोशिश होगी और इसीलिए ये चर्चा भी है जिसमें शामिल हो रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता ऋषि मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता रामेश्वर चौरसिया, राजनीतिक विश्लेषक रमनीश वत्स और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। रामेश्वर साहब, पहला सवाल मैं आपके पास लेकर आता हूँ और वो ये कि शायद आपका एक जवाब होगा इसमें, मैं पहले से ही थोड़ा उसे प्रीएम्प्ट कर रहा हूं कि ये एक भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है और एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। चलिए ठीक है, लेकिन जो दिन चुना गया, जो वक्त चुना गया, उसे देखने में ऐसा लगता है और फिर ये विपक्ष के पास पूरा मसला भी रहता है कि आप ये बदले की कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि वहां आपकी सरकार गई, या आप बिल्कुल ठीक निशाने पे ले रहे हैं उनको ठीक उसी दिन जिस दिन ये नई सरकार अपना फ्लोर टेस्ट दे रही है। अच्छा, आप जो बोले, चलो मैं उसी से शुरू करता हूँ। आपकी बात सही है, मैं कहूँगा, लेकिन मैं ये सब बातें कहता नहीं हूँ ताकि आप मुझे जानते नहीं हैं, इसीलिए ऐसा बोले। देखिए, ये जो कार्रवाई चल रही है, मई में भी रेड हुआ था, 17 जगहों पर ठिकाना हुआ था, रेड पड़ा था। इसके बाद लालू जी के जो खासम खास थे, सारी चीज़ मैनेज करते थे, भोला यादव और एक और, उनको पकड़ा गया। तो CBI जब जांच करती है तो आपको याद है कि लालू जी पर केस हुआ था देवगौड़ा जी के समय चारा घोटाले में, तो ये जांच चलते रहा 15 साल बाद सारे तथ्य आए तब तो सजा हुई। तो आज जो आप बोल रहे हैं, तो ये CBI को हम तय करेंगे किस दिन करना है, और आज का दिन चुनने का क्या मतलब है? आज विपक्ष विधानसभा था, विधानसभा में किसने बोला था कि आप बहुमत सिद्ध कीजिए? गवर्नर ने तो नहीं बोला था। इनको तो हटाना था, वो कभी भी हटा सकते थे स्पीकर को। और उसमें क्या MLC वोटिंग करने जाते हैं या राज्यसभा वाले वोटिंग करने जाते हैं जिनके यहाँ रेड हुआ है? तो सबको मिल करके भ्रष्टाचार खिलाफ के लड़ना चाहिए। तो तर्क का कुतर्क का क्या मतलब है? बिहार की जनता समाजवादियों के हाथ में 30 साल से सरकार इसलिए नहीं दी है कि वहां के पैसे लेकर के गुड़गांव में लगा दो, तमिलनाडु में लगा दो, दिल्ली में फार्म हाउस खरीद लो। आखिर ये पैसा किसका है? बीजेपी का नहीं है, बिहार की जनता का पैसा है। तर्क दिया जाता है बिहार की जनता सबक सिखाती है। बिहार की जनता को तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। बिहार की जनता ही है कि जो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था, उसी के प्रोडक्ट दोनों हैं जो 15 साल से राज कर रहे हैं, 17 साल से। इन्होंने बिहार को कहां ले गया, बिहार की जनता पूछेगी और नीतीश जी से खास करके पूछेगी कि नीतीश जी 17 में तो आप इसी केस को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के आप अलग हुए थे, लेकिन आपको क्या हो गया? फिर आप आ गए। तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, तो आपका कोई ईमान धर्म भी तो है, होना चाहिए। किस मुद्दे पर आप कह रहे हैं? आप इसके पहले 1 महीना पहले तो समर्थन कर रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी है वो पकड़ा तो जाएगा। आज क्या हो गया? आप सहयोगी बन गए। तो हाँ ठीक है, आप हम पर आरोप नहीं, हम आप पर आरोप लगाए, लेकिन लूट तो हो रहा है। अब CBI ED पर आरोप लगा रहे हैं। अगर ED नहीं झारखंड पहुंची होती तो 20 करोड़ IS के यहाँ नहीं पकड़ा जाता। अगर नहीं पहुंची होती बंगाल तो एक मंत्री के सहयोगियों के वहां 50 करोड़ नहीं पकड़ा जाता। आप देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में 7 साल में जो सरकार चल रही है, मोदी जी के नेतृत्व में 1 लाख करोड़ रुपया पकड़ा है CBI और ED ने, सारे भ्रष्टाचारियों से। उसमें IAS अफसर भी हैं, नेता भी हैं, बाकी लोग हैं। हम पूछते हैं कि स्टेट की एजेंसी क्या कर रही है? वहां भी तो एजेंसियां हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, लिपापोती कर दी जाती है। क्या नीतीश कुमार जी को नहीं मालूम है कि इनके नल जल योजना में कितना भ्रष्टाचार का आरोप लगा? यही नीतीश जी हैं जो जिन पर रेड हुआ है आज सुनील सिंह पे, उनके यहाँ उनके ऑफिस के नीचे करोड़ों रुपया गाड़ी में पकड़ा गया था। यही नीतीश जी है, बोले कि जल्दी जांच कराओ, इनको सजा दो। उस समय इनको नहीं समझ में आ रहा था। तो आज किस मुंह से हम पर बोल रहे हैं? हम तो कुछ बोल भी नहीं रहे साहब, हम तो ये कह रहे हैं कि जो जांच चल रहा है उसमें सहयोग करो। अच्छा, आपका कोई लेना देना नहीं तो आप डरे क्यों हैं? आपको क्यों डर लगता है? CBI कोई गुंडा तो नहीं है, CBI कोई पुलिस तो नहीं है कि आप डर रहे हो। CBI तो जांच एजेंसी है, सजा तो कोर्ट से होगा। डर तो रामेश्वर जी लगेगा, CBI की रेड होगी, ED की रेड होगी तो डर किसको नहीं लगेगा? डर तो लगेगा। खैर, अच्छा देखिए, लालू जी पर जब रेड हुआ था 97 में तो डर तो लगा था, लेकिन सजा तो कोर्ट ने दिया ना, CBI ने तो नहीं दिया। ठीक है,
ऋषि नहीं जाएगा ना मामला। जी जी, ऋषि मिश्रा साहब, तो ठीक है, एक तो ये देखिए, पहला सवाल मैंने पूछा इसीलिए बीजेपी प्रवक्ता से कि टाइमिंग को लेकर आपके यहाँ से भी जो बयान आए उसमें टाइमिंग का सवाल उठाया गया और बोला कि नहीं, ये सब सिर्फ डराने के लिए है। लेकिन देखिए, एक तरफ वो सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक मामला है जो लंबे समय से चल रहा है, उसमें पहले भी बहुत सारी चीजें हुई है, लालू जी को जेल भी हुई है, उसके आगे की कार्रवाई हुई है। क्या उसको सिर्फ इस बात से नकार दिया जाए कि ये आज शक्ति प्रदर्शन का दिन था या अब सरकार बदल गई है इसलिए सारी कार्रवाई हो रही? इससे पहले कि मैं आपका जवाब दूं, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं। जी जी, बहुत ही फेमस लाइन है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय हो रहा है वो दिखना चाहिए। तो आज की जो कार्रवाई हुई है ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। मैं आपको एक चीज बिल्कुल साफ कर दूं कि जब से ग्रैंड अलायंस का सरकार बना, आज से 2 हफ्ते पहले, तभी से भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाली मीडिया, इन लोगों ने उसी दिन से कहना शुरू कर दिया कि आप चिंता मत करिए, सीबीआई आएगा, ईडी आएगा। तो आखिर इनको पहले से कैसे पता होता है कि ऐसा होने वाला है? दूसरी चीज कि जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो आप आरोप लगाते हैं। आपने सत्ता के लिए, सिर्फ सत्ता पाने के लिए एक 13 साल के बच्चे पे 15 साल के बाद केस करवाया, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए। क्या हुआ 5-6 साल में उस केस का? तो मेरा कहना है कि आप जो है एक तरफा कार्रवाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और हम लोग जो है ईडी सीबीआई अपना काम करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अननेसेसरी जो ऑपोजिशन के जो लोग हैं उनको आप परेशान करना चाहते हैं, उस पे हम लोग का ऑब्जेक्शन है। नहीं, कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करिए, कैसे परेशान करना चाहते हैं? इसलिए हुआ, अभी सर ने कहा कि यहां पर तो एमपी और एमएलसी तो फिर वोट नहीं देगा। ये उनके लिए नहीं कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई हुई एमएलए के लिए कि आप डरिए और समझिए कि अगर आप उनके साथ जाएंगे तो ये कल को होके आपके साथ भी हो सकता है। यही चीज भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन के एमएलए को समझा रही थी। लेकिन ये लोग एक चीज भूल गए कि बिहार है, महाराष्ट्र नहीं है, जहां के विधायक आपसे डर जाएंगे, बिक जाएंगे। यहां के लोग लड़ना जानते हैं, लोकतंत्र यहीं से शुरू हुआ था। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर्स, तो आप ये कह रहे हैं ऋषि साहब कि जहां जहां या जिनके यहाँ छापे पड़े वो सब लोग निर्दोष हैं और सिर्फ उन्हें डराने के लिए और एक मैसेज देने के लिए सारी कार्रवाई हुई? 6 या फिर दोषी है, वो यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के हम और आप नहीं फैसला कर सकते हैं, इसका फैसला कोर्ट में होगा। नहीं, मेरा पूछने का मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसा तो नहीं कि यकायक आज सुबह एक लिस्ट तैयार की गई और छापे मार दिए गए, कुछ तो उसके आधार पे होगा। सीबीआई भी ऐसा नहीं कर सकती कि जाके जहां मन किया वहां छापा मार दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो कहा आपसे ना कि ऐसा क्यों हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी दिन से बोलना शुरू कर दिए थे कि चिंता मत करिए आप लोग, ईडी आएगा, सीबीआई आएगा। क्यों बोल रहे थे? इसका मतलब है कि ठीक है, देखिए, बोलने, बयान देने, वो सारी बातें अलग है, लेकिन हम तो यहाँ थोड़ी सी लॉजिकल और तथ्यपरक बात कर रहे हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए। जी, आपने सवाल पूछा। जी, मैं ये कह रहा था सर कि बयानबाजी, या आपने मीडिया का भी नाम लिया या नेताओं का नाम लिया, वो चलिए ठीक है, वो सारी बातें हैं, वो बयानबाजियां होती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहाँ तो हम तथ्यपरक और एक लॉजिकल बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या तथ्य था आज के रेट का? आज का रेट का यही तथ्य था कि आपके 3-4 नेशनल चैनल्स चलाने लगे सुबह से कि तेजस्वी जी का मॉल है, उस पर रेट पड़ रहा है। किसका मॉल था वो जो है तेजस्वी जी का कहीं नाम नहीं है, और उस मॉल का जिसने उद्घाटन किया वो भारतीय जनता पार्टी के एमपी थे। तो किसकी बात कर रहे हैं आप? क्या फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं आप? और जो फैक्ट्स है वो सीबीआई के बीच में है, उसके पास होना चाहिए। तो हम और आप कहां बीच में आ जाते हैं?
देखिए दूसरे चैनल से क्या चलाया उसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी जो आप सवाल उठा रहे हैं उसके लिए मैं चौरसिया साहब के पास जा रहा हूं। चौरसिया साहब, जो आप बार बार कह भी रहे हैं कि आप हाथ उठा रहे थे कुछ जवाब देने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऋषि साहब कह रहे हैं कि इसमें अब ये मॉल उनका नहीं था, उनके बाइट भी हमने अभी सुनी, उनका बयान भी अभी सुना कि हमारा तो ये था नहीं, और क्या सीबीआई के पास कोई उसका आधार था जब वो वहां पर गई? क्या है उसके आगे पीछे का? देखिए, क्या था क्या नहीं था वो तो जांच सीबीआई कर रही है, ये तो मैं भी नहीं कह रहा हूं। मैं दूसरी चीजें जो पूछ रहे हैं, देखिए जो करीम साहब है आज भले एमपी हैं, 13 में सीबीआई ने इनके यहाँ रेड किया था, 2.5 करोड़ रुपए पकड़े गए थे। इन पर आरोप था कि बहुत ज़्यादा पैसे लेके ही एडमिशन दे रहे हैं। एक दूसरे सज्जन है जो अभी एमपी बने, वो भी आपको मालूम है कि कॉलेज वगैरह चलाते हैं, मेडिकल कॉलेज, पहले एमएलए भी थे। तीसरी बात, ये जो बोल रहे हैं तो 7 लोगों का जो जमीन के नौकरी के बदले जमीन का मामला है, 26 लाख पेमेंट हुआ था, 4.39 करोड़ उस समय उसका सर्किल रेट था। 1100 लोगों ने सीबीआई को एप्लीकेशन दिया है कि जिनको नौकरियां नहीं मिली। आपको याद होना चाहिए कि इसी तरह के तथ्य को लेकर के बंगाल में भी जो जांच हुआ सीबीआई का, वो बीजेपी ने तो नहीं कराया था। जो अभ्यर्थी कोई थी जिसको नहीं मिला, अंत में कोर्ट ने उसको बहाल किया और उसके बाद जांच जब शुरू हुई तो 50 करोड़ पकड़े गए। तो क्या माना जाए कि सीबीआई ईडी भ्रष्ट लोगों के पैसे नहीं पकड़े, बिहार की जनता के लूट के पैसे बिहार को नहीं लौटाए? दूसरी बात, ये जो बोल रहे हैं कि सीबीआई, हमने नहीं बोला था। आप याद कीजिए, जब यहां जैन पकड़े गए थे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दिल्ली में, तो केजरीवाल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अगला नंबर सिसोदिया जी का आएगा। हम तो सोच भी नहीं सकते थे। आज शक्ति यादव ने कल रात को या सुबह ट्वीट किया, बोला अब सीबीआई ईडी आएगी। भाई साहब, आप कुछ नहीं किए हैं तो सीबीआई ईडी आने दो। एक आपको और तथ्य मैं बता रहा हूं, आप एक बात बताइए, आज सीबीआई ईडी आते प्रदर्शन करते हैं। आपको याद है नरेंद्र भाई मोदी इतने सालों से मुख्यमंत्री थे, उनको 8-8 घंटा सीबीआई बुलाई। ये नहीं कि वो अपने ऑफिस में बुलाए, सीबीआई के पास गए, 8-8 घंटे तक उन्होंने जवाब दिया। हमने कोई प्रदर्शन नहीं किया। सीबीआई अपना काम कर रही है। और कितने दिनों बाद फैसला आता है? अभी वो फैसला आया कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से। लालू जी भी 97 में अरेस्ट हुए, कितने दिनों बाद फैसला हुआ? तो सीबीआई को तथ्य जुटाने में उनको टाइम लगता है, ऐसे ही तो कोई करता नहीं है। और आप जो परेशान हो रहे हैं, तो आपको कहां हम कह रहे हैं? अभी निकला कि आप 72% भ्रष्ट लोगों को आपने मंत्री बनाया जो आरोपी हैं। आपके पास अच्छे लोग नहीं है क्या? अच्छे लोगों पर तो आरोप नहीं लग रहा है, अच्छे लोगों पर तो कहीं सीबीआई नहीं जा रही है। ठीक है, तो आप क्यों डरे हुए हैं? ये लूट के छूट दे दिया जाए क्या इस देश में? पैसे घर में रखने की चीज है क्या? मैं तो सवाल पूछता हूं, आप राजनीतिक सुचिता की बात करते हैं, क्यों गुंडे बदमाश को टिकट देते हैं? नहीं, ठीक है, मैं ऋषि साहब और आप दोनों के पास आता हूं, लेकिन नहीं, मेरे पास दूसरे मेहमान भी, मैं उनके पास जाऊंगा। मैं आऊंगा ऋषि साहब आपके पास। अभय दुबे साहब, थोड़ी विडंबना भी है, क्या समझे इसको? देखिए, एक तरफ बात है भ्रष्टाचार की और दूसरी तरफ बात है एजेंसियों की। एक तरफ देखने में बिल्कुल ये लगता है कि क्या टारगेटेड है सब कुछ, और दूसरी तरफ ये भी है कि कार्रवाई तो किसी आधार पे हो रही होगी। भ्रष्टाचार की बात तो है ही, ऐसा तो नहीं है कि आपने पकड़ा निर्दोष लोगों को और घुमा दिया। देखिए, मेरे पास तो ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि कौन भ्रष्ट है और कौन भ्रष्ट नहीं है। मैं तो केवल एक राजनीतिक विश्लेषण कर सकता हूं और ऊपर से देखने में जो पैटर्न लग रहा है उस पैटर्न के ऊपर रोशनी डाल सकता हूं, और वो पैटर्न सबको साफ दिखाई पड़ रहा है। विपिन भाई, आपको भी साफ दिखाई पड़ रहा है, और अगर हमारे मित्र रामेश्वर चौरसिया यहाँ बैठे हुए हैं और उन्हें भी ये पैटर्न साफ दिखाई पड़ रहा है, भले उसको स्वीकार न करें, सबको पैटर्न ये साफ दिखाई पड़ रहा है। पैटर्न ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होती है तब वो ठंडे ठंडे बैठी रहती है, तब वो दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, और करती भी है तो उसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए करती है। मैं इसके बहुत से उदाहरण दे सकता हूं। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सीबीआई ने या ईडी ने कार्रवाई की, उनको दिन दिन भर घर पे, दिन दिन भर ऑफिस में बुला के उनसे पूछताछ की गई। हम लोग टीवी पे बैठे रहते थे, अब रॉबर्ट वाड्रा से इस तरह पूछताछ हो रही है, अब इस तरह पूछताछ हो रही है, उनके सामने ये सबूत पेश किया जा रहा है, वो सबूत पेश किया जा रहा है, लेकिन आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। ये 10 जाने कितनी बार हो चुका है। चिदंबरम को 110 दिन तक जेल में रखा, आज तक कोई नतीजा उसका नहीं निकला। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से इतनी पूछताछ की जा चुकी है, आज तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अगर ये सब लोग दोषी हैं तो कोई रॉकेट साइंस है इन लोगों को दोषी इनके खिलाफ प्रमाण जमा करने की? इन लोगों को टांग दिया जाना चाहिए। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने हेलीकॉप्टर घोटाले में मेरे साथ बहस करते हुए टीवी पे जोर जोर से ऊंची आवाज में कहा, सोनिया गांधी ने मोटा माल खाया, सोनिया गांधी ने मोटा माल खाया। और ये कई साल पहले की बात है।
जो पार्टी सत्ता में है उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहा है सोनिया गांधी ने मोटा माल खाया। अरे भाई, टीवी पे क्यों दहाड़ रहे हो? पुलिस में एफआईआर दर्ज कराओ, सोनिया गांधी को हथकड़ी पड़वाओ और जेल भिजवाओ। ऐसा कुछ नहीं होता है। टीवी के ऊपर राजनीतिक गोटी लाल की जाती है। धीरे धीरे कर जो विपक्षी नेता हैं उनके चरित्र पर लांछन लगाया जाता है, उनको सार्वजनिक जीवन में बदनाम किया जाता है और विपक्ष मुक्त भारत बनाने का जो अभियान है उसको लगातार चलाया जाता है। भाई ऐसा क्यों है? 2017 से पहले जब लालू और नीतीश का गठजोड़ तोड़ना था तब आरजेडी के नेताओं के भ्रष्टाचार का मसला उठाया गया। उसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे। आपकी बात सही है, बिल्कुल रामेश जी की ये बात बिल्कुल सही है, चौरसिया जी की। उस वक्त यहाँ पे मीसा भारती के फार्म हाउस पे छापे पड़े, सब हुए। उसके बाद जैसे ही नीतीश के साथ सरकार बन गई तकरीबन ये लोग खामोश बैठे रहे। बीच में एक आध बार कार्रवाई हुई, मई में हुई, दूसरी हुई, लेकिन मोटे तौर पर कोई किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी किस्म की तत्परता का प्रदर्शन नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही ये सरकार इनके हाथ से फिसली उसके बाद आप देखिए कितने जोशो खरोश के साथ वो काम किया जा रहा है जो दरअसल 2017 से लेके अभी तक पूरा कर दिया जाना चाहिए था। अगर ये लोग भ्रष्ट हैं, अगर उनका एक गैर कानूनी अगर उनका भ्रष्टाचार के पैसे से मॉल बन रहा है, अगर किसी का फार्म हाउस है, और लालू यादव जो रेल मंत्री थे यानी 2004 से लेकर 2009 के बीच में कितने साल हो गए आप सोचिए। 2019 तक तो आप 10 साल हो गए, उसके बाद और ये 3 साल, उसके बाद और ये 3 साल हो गए। 13 साल बाद में आप उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप मामले दबाए बैठे हुए थे। आप उस क्षण का इंतजार कर रहे थे कि कब हमें मौका मिलेगा, तब हम इन मामलों को इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ताकि उसका हम राजनीतिक लाभ उठा सकें। रामेश्वर जी, कुछ भ्रष्टाचार के किसी मामले का बचाव नहीं कर रहा हूं। ठीक, रामेश्वर जी कुछ कहना चाहें? जी, सवाल यह है कि ये जिस तरीके से किया जाता है उससे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कमजोर होती है, मेरा ये कहना है। ठीक, मैं अभय जी को ये बताना चाहता हूं कि जो ये 4 से 9 तक जब मंत्री थे, कोई किसी को नौकरी 8 में दिए, किसी को 4 में दिए, किसी का जमीन 8 में लिखवाए, 9 में लिखवाए, तो ममता बनर्जी जी जब आई तो ये मामला खुला। उसमें बीजेपी तो कहीं थी नहीं। ये उस समय जांच शुरू हुआ। जब बीजेपी आई तो जांच जब 17 में हुआ, कोर्ट लोग गए, 18 में फिर मामला खुला। और आप बोलते हैं रेड का, तो अभय जी तभी तो 17 जगह पर मई में भी हुआ था। सीबीआई का अपना स्टाइल है, वही तो मैं आपको बता रहा था कि 97 में जो केस हुआ लालू जी पर, वो कब गए जेल? आप समझ रहे, ये 97 में हुआ, जेल गए, बेल पर आए, मंत्री बने, लेकिन सजा कब हुई? मोदी जी का केस चला, अभी खत्म हुआ। तो अब आप बताइए कि अगर बंगाल में हुआ, वहां 50 करोड़ पकड़े जा रहे हैं, तो इसमें क्या हमारी साजिश है? आईएएस के यहां पकड़े जा रहे हैं तो हमारी साजिश है? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, आप आरोप लगा सकते हैं, आप आरोप लगा सकते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है तो सबको लड़ना पड़ेगा। और हाँ, मेरा पॉइंट दूसरा है। मैं निवेदन करूंगा उस पॉइंट की तरफ ध्यान दिया जाए। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप अपनी बात जोरदारी से कहेंगे। मेरा निवेदन सिर्फ यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्ष के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना चाहती है, उन युक्तियों में शक की गुंजाइश है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई इस तरह की जानी चाहिए ताकि कोई आपकी तरफ उंगली ना उठा पाए। कोई ये ना कहे कि इस लड़ाई को लड़ते समय आप दरअसल अपना राजनीतिक स्वार्थ साबित कर रहे हैं। और हर बार जब आप ऐसा करते हैं तब बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूं। अभय जी, इसमें कई जगह रुपया पकड़ा जाता है। अभय जी, मैं आपसे सहमत हूं, आपको उदाहरण से समझा रहा हूं। अरे भाई, पैसा बहुत से ऐसे मामले होते हैं। अभय जी, मैं आपसे सहमत हूं। सीबीआई मान लो कोई रेड डाल देती है, रेड डालने के बाद टीवी पे खबर शुरू हो जाती है कि उनके पास एक सेल फोन पकड़ा गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पकड़े गए, एक पूरा का पूरा एक मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। आप भी जानते हैं इस बात को, मैं भी जानता हूं। और तो ये करने की बजाय अगर वास्तव में आप भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो लोगों के खिलाफ, ठीक है, वो बताना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं उनको रामेश्वर जी, क्योंकि जी हाँ सुन तो लीजिए अभय जी, हाँ आप ही का बात का जवाब दे रहा हूं। आप एक बात बताइए मुझे, मैं तो आपको उदाहरण दिया कि बंगाल में बीजेपी ने नहीं किया था, जिसको नौकरी नहीं मिली वो अभ्यर्थी कोर्ट गए, तो जांच वहां चल रही थी, सीबीआई ने जांच को तेज किया तो 50 करोड़ पकड़े गए, तो क्या छोड़ दिया जाए? अब झारखंड में देखिए जो रेड हुआ, जो आईएएस के यहाँ, वो तो केस पहले से चल रहा था सीबीआई के, हमने तो नहीं किया था, अब कोई भाजपा कार्यकर्ता नहीं किया था। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि ये जो केसेस होते हैं, जो भुक्तभोगी है वो कोर्ट जाता है। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए,
जो भुक्तभोगी होता है वो कोर्ट जाता है, कोर्ट में जाता है, वो सीबीआई की इंक्वायरी करती है। लालू जी पर कोई केस भाजपा कार्यकर्ता नहीं किया है, भाजपा ने नहीं किया है। शिवानंद तिवारी भी उसमें थे, ललन सिंह भी उसमें थे, आपको पता है। मैं आपकी बात से सहमत होते हुए कह रहा हूं। मेरा कहना है कि मैं राजनीतिक समीक्षक हूं, हाँ। आप एक राजनेता हैं। मुझे आप ये बात बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि आपकी पार्टी उसी वक्त जब आपको कोई, ये साफ दिखाई पड़ता है भाई, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। मैं इसका जवाब लेते हैं अभय जी। रमनीश जी बहुत समय से क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं हमारे बीच में, वो भी राजनीतिक विश्लेषक है। रमनीश भाई, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है और ये बार बार उठेगा और ये टाइमिंग को लेकर उठता भी है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है जो यहाँ पर चौरसिया साहब कह रहे हैं कि चीजें प्रकरण में चली आ रही हैं, चीजें पीछे से प्रकरणांतर में चली आ रही हैं, उसको लेकर अलग अलग। अब झारखंड की बात लीजिए, वहां से 2 AK-47 मिलती है और ये बड़ी खबर, क्यों AK-47 अगर पुलिस की भी थी तो उनके पास कहां निकली, लॉकर में कैसे आई? विपिन जी देखिए, बहुत सारे अनगिनत ऐसे मामले हैं जिसकी प्रक्रिया है जो है आप देखिए लंबे समय तक चलती रहती है। उसके बाद फिर न्यायालय जो है या चाहे सीबीआई के माध्यम से ईडी जो है वो सब अपना समय समय पे काम करती है। चूंकि न्यायालय बीजेपी का मुख्यालय नहीं चलाता है या सीबीआई ईडी में बीजेपी के मुख्यालय से नहीं चलता है, वो अपना ऑटोनोमस समझता है और उसके अनुसार ही चलाता है अपने आप को। जहां तक ये बार बार जो इस तरह के जो विपक्ष है बार बार जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहा है, आप बताइए कि पार्थ चटर्जी के माध्यम से 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए मिलते हैं, आप बताइए वो जनता के बीच में नहीं आना चाहिए? ऐसे लाखों करोड़ों जो निकले हैं मोदी सरकार में खास करके, वो जनता के बीच में नहीं आना चाहिए? ये पैसा जो निकला है, ये घोटाले का पैसा, जो भ्रष्टाचार का पैसा है, वो तो जनता का है, वो हमारा है, हम लोगों का पैसा है, तो वो आना चाहिए, चाहे बिहार में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे आप झारखंड में खनन मंत्रालय का आपने, ये सारे जितने भी भ्रष्टाचार हैं वो सब सीबीआई और ईडी यदि सामने ला रही है तो उसमें धन्यवाद का तो पात्र बनता है सीबीआई ईडी। उसके बाद फिर नीतीश कुमार, जिनको हम पहले सुशासन बाबू के नाम से जानते थे, हालांकि उनके ही जो भतीजे हैं तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री, उन्होंने ही आरोप लगाया था पलटू चाचा, जिनको वो बेशर्म मुख्यमंत्री भी कहा करते थे। आज भले ही आज गठजोड़ हो चुका है, ये फिर से आप देखिए जंगल राज, जैसा कि हम लोगों ने दंश झेला, चूंकि मैं बिहार से हूं, हम लोगों ने झेला है वो दर्द, हम सब ने देखा है कि लालू की सरकार में क्या होता था। आज वही नीतीश सरकार में होने वाला है, यह हो चुका है। आज देखिए कि 33 में से 23 गंभीर आरोप में मंत्री इनके हैं। आपराधिक मामले जो हैं ये गंभीर से गंभीर आरोप हैं। इसमें क्या है ना, सारी बातें सही हैं, भ्रष्टाचार तो हटना ही चाहिए, लेकिन जो थोड़ा सा सवाल घूम के आता है ना कि जब तक सरकार थी साथ में तब तक नहीं, ये डिले क्यों? ये बात ठीक है कि उसके तर्क में बात कही जा सकती है कि एक समय लेती है, लेकिन क्या ना जनता के मन में सवाल आता है। विपिन जी, हाँ विपिन जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहाँ पे बैठे हैं विपक्ष के नेता प्रवक्ता, वो बताएं हमें, क्या सरपंच का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, पंचायत का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, ये सब पूछ करके सीबीआई सबसे पहले पूछ ले, फ्लोर टेस्ट हो रहा है, ये जाकर के पूछ ले क्या हमें रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप ये बताएं, क्या ये पहले सीबीआई ईडी को पूछ करके जाना चाहिए? क्या इनके मंत्री को या मुख्यमंत्री को जाकर के नीतीश सरकार को से पूछना चाहिए? नीतीश से पहले जाकर के परमिशन लेनी चाहिए, उसके बाद क्या है कि कहने के लिए तो आप बात सही है कि ये संस्थाएं अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सरकार के अधीन है, तो सरकार से ऐसा तो नहीं है कि कोई संपर्क ही नहीं रहता होगा, इसलिए सवाल आता है। आप ये बताइए ना, 88% से ज्यादा तेजस्वी के मंत्री जिनके गंभीर आपराधिक मामले हैं, क्या उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है? भ्रष्टाचार के आरोप है तभी तो सीबीआई ईडी ने रेड किया है। बिल्कुल, पकड़ के अंदर कीजिए, इस देश को भ्रष्टाचार से तो मुक्त करना ही है, और उसके लिए तो जो जितना कम काम किया जाए उतना शायद कम पड़ेगा। बिल्कुल उसमें सहमत हूं आपसे 100%। जी, ये तो नीतीश कुमार ही मांग कर रहे थे, नीतीश कुमार ही मांग कर रहे थे, वो तो चाहते थे कि ये जो है इसकी जांच होनी चाहिए, और आज वो जांच हो रही है। तो तेजस्वी यादव यहाँ पे ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, वो बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, मैं रमनीश भाई आपकी बात कंटिन्यू रहेगी, लेकिन एक बार उनका कमेंट ले रहा हूं। ऋषि, मेरा एक ही आग्रह आप लोग से होगा, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था, न्याय बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन न्याय हो रहा है वो दिखना भी चाहिए। आप लोगों ने हम लोगों पे आरोप लगा दिया कि 72% जो मंत्री हैं उन पर केसेस हैं, तो मेरे पास भी एडीआर रिपोर्ट है। चारा घोटाला में आप चारा खा जाएं, चारा घोटाला में लालू यादव चारा खा जाएं, उसके ऊपर
सीबीआई ईडी जो है चुप्पी बांध ले, मुंह बंद कर ले। आप अभी वर्तमान में जो मुख्य इनके मंत्री जो हैं तेजस्वी यादव के ऊपर मॉल, आप आम जनता का किसी का तो मॉल नहीं बना। हम राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। आप बताइए, एक परिवारवाद जातिवाद को लेकर के चलने वाले। अच्छा उनका सुन लीजिए, रमनीश जी सुन लीजिए पहले, मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं ऋषि। क्या इनके ऊपर गंभीर आरोप है? इनके ऊपर इनसे प्रश्न नहीं ना है। भारतीय जनता पार्टी के विश्लेषक हैं आप। मेरा कहना है कि आज जो सीबीआई का रेड हुआ है, चैनल्स पे कैसे पता चलेगा कि वो मॉल किसके नाम से है, कैसे किसने किया ये काम, लोगों को कैसे पता चल जाता है कि सीबीआई और ईडी आने वाला है यहां पर। हम सब चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो। पता चला। आप ये बताइए, 12 लोगों को डी में आपने जवाब दे दिया, 26 लाख रुपए आपने दिए, जबकि सर्कल रेट के अनुसार 4 काम करती है 4 लाख की जमीन। हमारे सवाल उनसे है, ऐसा क्यों होता है कि जो लोग जब तक भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध होते हैं तब तक उन पर एक्शन होता है, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी चले जाते हैं वो सब कुछ अच्छा हो जाता है? ऐसा कि तो मेरा सवाल उस पे है। आप रेट ठीक है, मैं लेता हूं। चलिए आप रामेश्वर साहब, क्या ऐसा है कि बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी में आ गया वो निश्चिंत हो गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और जो उससे बाहर है वो हमेशा निशाने पे रहेगा? देखिए, हमारे काबिल दोस्त जो बोल रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि जब केस चालू होता है, केस चलता है, तो वो फाइल भले आज नीचे है। मैं ये इसी का उदाहरण दे देता हूँ। 18 से जब हुआ रेड, बीच में नहीं हुआ, शांत रहा, क्योंकि 1100 लोग अभ्यर्थियों से कलेक्ट करना सीबीआई के लिए एक टेढ़ी खीर थी। उन्होंने किया, उनको बधाई कि वो पात्र हैं। अब एक कह रहे हैं कि भाजपा से करें। मैं ये आपको कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर और आपराधिक संस्थाएं तो ये कानून में करने के लिए तो स्टेट में भी है। अगर इनको ऐसा लगता है तो केस करके पकड़े ना। हम पर आरोप लगा, हमारे लोगों को पकड़ो ना, हम नहीं कुछ इफन बट बोलेंगे, आप पकड़े। अरे भाई, पकड़े जा रहे हैं आप, हमारे लोगों पर है, आपको शक है कि हमारे लोग हैं, तो आप जाओ कोर्ट में, कोर्ट आदेश देगी, सीबीआई जांच होगी। हम कहां कह रहे हैं, ये तो कोर्ट के आदेश से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहां से बीच में आ गई? अगर इस तरह से आप करेंगे तो सारे संस्थाओं का मोरल गिराएंगे और बिहार के लोगों के साथ न्याय नहीं करेंगे। बिहार के लोग समाजवादियों को 30 साल से इसलिए नहीं बैठाए हैं कि उनके पैसे को लूट करके जाकर के मॉल बनाया जाए, बाहर फार्म हाउस खरीदा जाए। आप ध्यान रखिए, बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। मैंने पहले ही बोला कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन ये दोनों जयप्रकाश के ही प्रोडक्ट हैं। 30 साल से यही राज कर रहे हैं, 32 साल से। आप इसका भी ध्यान रखिए। आप लोगों की क्रेडिबिलिटी कहां जा रही है जनता में, और फिर उस पर आप दलील दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि सब पर आप भी कार्रवाई कीजिए ना। हम कहां मना कर रहे हैं किसी को? ये परसेप्शन बना दिया है आपने, क्या पता नहीं किस बेसिस पर परसेप्शन बना रहे हैं। अरे जो केंद्र में सरकार होगी, एजेंसी उसके मार्फत होती है तो कार्रवाई होगी। कांग्रेस थी, अब आप तो आ नहीं सकते केंद्र में, आप कैसे करिएगा? आपको समझ में नहीं आएगी ये सब बातें। अब कांग्रेस थी तो हम भी आरोप लगाते थे, लेकिन इसका यह मतलब थोड़े है कि संस्थाएं अपना काम करना छोड़ देगी, ईडी और सीबीआई को छोड़ दिया जाएगा, काम मत करो। 1 लाख करोड़ 7 साल में आए हैं, बताइए पहले कभी आया क्या? सीबीआई और ईडी ने 1 लाख करोड़ रुपया कभी जमा किया सरकारी एक्सचेंजर में? करोड़ का घपला हुआ है, तो वहां क्यों नहीं इंक्वायरी कराते हैं? क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। अब दिल्ली एनसीडी पे क्यों नहीं इंक्वायरी कराते हैं सर? अरे भाई, कराइए ना आप जांच। घपला हुआ, घपला के कोर्ट में जाएगा ना, उनके विरुद्ध जो भी कोई कार्रवाई होती है हम तो तैयार हैं। आप कराइए ना, आप जाइए कोर्ट में। पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, आप तो वो भी काम नहीं करते हैं, आप कोर्ट में जाइए। जो आसान की स्कीम है, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर आरोप लगाया था। आज के दिन वो भाजपा के साथ है, मुख्यमंत्री है, सारा केस खत्म। अधिकारी जी, भाजपा ने ही भ्रष्टाचार का, आपको मैं चैलेंज करता हूँ ऋषि जी, आप बोलिए मत, सिर्फ ये बोलने से नहीं चलेगा। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और आप बड़े सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो जाके विश्वकर्मा पर केस करिए। हिम्मत है तो आपको जाइए कोर्ट, कोर्ट तो देखेगा ना आपके पास तथ्य है, तो जाके केस कीजिए। ऐसे मत बोला कीजिए, हवा में मत उड़ते रहिए, आप केस कीजिए, हम तैयार हैं। सुन रहे हैं आपको ऋषि जी, सुन पा रहे हैं? लोगों ने केस किया है। कौन केस करेगा? जब आपके पास ईडी सीबीआई है तो आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? उतावला मत होइए ना सर, समझाइए लोगों को। आप सर ऑन कैमरा है, लोगों को समझाइए कि भारतीय जनता पार्टी विंडिक्टिव नहीं है, समझाइए ना लोगों को।
आज जो है, आज शिवसेना के विधायक जब तक आपके साथ नहीं थे तो उन पर केस चल रहा था। लोग आपके साथ चले गए कि आप भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। लोग समझ रहे हैं, इस बात को लोग बखूबी समझ रहे हैं। ठीक है, आप भ्रष्टाचार को छुपाने चलिए ठीक है। अभय दुबे साहब, अगर मैं आरोप लगा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। क्या ये जो बैक टू बैक अगर हम पूरा एक्शन देख रहे हैं, क्या हम इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की एक निर्णायक लड़ाई माने? कैसे समझे इसको? क्या इसको उस तरीके से भी देखा जा सकता है? अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार को कोई लड़ाई लड़नी होती, निर्णायक या शुरुआती, तो हेमंत बिश्व शर्मा को असम का मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाती। तो वो शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल में भाजपा का अपना प्रमुख नेता कभी नहीं बनाती, क्योंकि इन दोनों के खिलाफ मैंने और आपने आरोप नहीं लगाए, ना रामेश्वर जी ने आरोप लगाए हैं। वहां की भाजपा ने इनके खिलाफ व्हाइट पेपर जारी किए हैं, इनके खिलाफ करप्शन की पूरी चार्जशीट भाजपा ने जारी की है। आज रामेश्वर जी कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए खिलाफ। क्यों भाई, सुप्रीम कोर्ट लोग क्यों चले जाएं? वो तो आपने ही चार्जशीट लगाई है भाई। आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस चार्जशीट के ऊपर आप लोग कार्रवाई करें। आप लोगों ने उन्हें नेता मान लिया, बजाय इसके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती। आपने इन भ्रष्टाचारी लोगों को अपना नेता ही नहीं माना। अपनी पार्टी, अपनी सरकार, अपनी विचारधारा सारी की सारी आपने उनको सौंप दी, और आप यहां टीवी पे कह रहे हैं कि आप कोर्ट चले जाइए। कमाल हो गया। इससे अब मैं इसको क्या कहूं? रामेश्वर जी हमारे मित्र हैं, इसको तो मैं उनके आप गलत मतलब निकाल रहे हैं, नहीं कह सकता। नहीं अभय जी, आप गलत मतलब निकाल रहे हैं। आप सुन लीजिए, जब आप सुन लीजिए, आप बोले तो नहीं आप जब आप सुन लीजिए, मेरा नाम लिया है तो आपको जवाब सुनना पड़ेगा। जवाब सुनिए। आप जो बोल रहे हैं, आप अपने बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अभय जी, आप अपने बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी आरोप लगा देती है। हेलो, हाँ जी, सुन रहे हैं आपको। क्या हुआ? नहीं आपकी आवाज आ रही है रामेश्वर जी। कहते हैं अभय जी का आपने सुना कि भाजपा के प्रवक्ता ने आरोप लगा दिया सोनिया जी पर, राहुल जी पर। ये बोल रहे पॉलिटिकल पार्टी लगाती है। हमने पॉलिटिकल पार्टी थे, हम आरोप लगाए। जांच कौन करेगा साहब? कोई कोर्ट गया क्या? आपको शक है, आपको लगता है कि उसके पास पुख्ता सबूत है, तो आप कोर्ट गए क्या? मैं ये कह रहा हूं, अधिकारी आते हैं कि या तो आप ये मानिए, या तो आप ये मानिए कि आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, तो शुभेंदु अधिकारी आते हैं बंगाल से। बंगाल में ममता जी की सरकार है, ममता जी की सरकार है। ममता जी ने उन पर आरोप लगाया क्या? ममता जी जांच करा रही है क्या? अगर हेमंत विश्व शर्मा के, तो लीजिए, अगर हेमंत शर्मा अपराध, भ्रष्टाचार का अपराध उन्होंने नहीं किया, तो आपने उस पर आरोप क्यों लगाया? मेरा कहना, अगर हेमंत विश्व शर्मा ने भ्रष्टाचार नहीं किया, एक मिनट अभय जी, ने भ्रष्टाचार नहीं किया। चलिए सुन लेते हैं अभय जी, सुन लेते हैं क्या कह रहे हो। अगर सोनिया गांधी ने भ्रष्टाचार नहीं किया, तब नहीं, एक ही बात को आप रिपीट कर रहे हैं। अभय जी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। अभय जी, आप पॉलिटिकल प्रवक्ता जैसे एक ही बात को रिपीट क्यों कर रहे हैं? आप भी पढ़े लिखे आदमी, हमको भी इतनी समझ है, आप एक ही बात को क्यों रिपीट कर रहे हैं? आप सुन ही नहीं रहे जवाब, तो मैं क्या करूं? देखिए, मैं भी समझ रहा हूं कि आप क्यों बोल रहे हैं, और आप भी समझ रहे हैं कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। आप बोलेंगे तब बोलने तो दीजिए, हम नहीं कुछ बोल रहे, सुन लीजिए। आपने अभी 2014 से पहले पार्टी भारतीय जनता प्रवक्ता आरोप लगा देते हैं। ऋषि साहब आएंगे आपके पास भी, सुन लेते हैं ना क्या जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए तो आरोप लगाया, आप पहले आप अपने से साबित हो गया, बताइए हमको ये। पहले आप बोले कि भाजपा के प्रवक्ता ने आरोप लगा दिया, फिर बोले हम उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दिए। एक बात बताइए, नहीं भाजपा ने। ऋषि साहब उनको लग रहा है कि आवाज जा रही है अभय जी की। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप रख लीजिएगा अपनी बात। जी बोलिए। एक मिनट, हम ये पूछ रहे हैं, अभय जी को बता रहे हैं कि ममता जी की सरकार है बंगाल में, ठीक है ही बोल रहे हैं, आरोप लगाए। ममता जी क्या कर रही है, क्यों नहीं जांच करा रही हैं? आप बोल रहे हैं विश्व शर्मा के पास, आपके पास तथ्य है तो आप लेकर के कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? एक जनता परेशान होती है, रेलवे में नौकरी नहीं मिलता है, वो जमीन देता है, वो कोर्ट चला जाता है तो कोर्ट जांच के आदेश दे देता है लालू जी के खिलाफ, और सारी चीज सीबीआई पकड़ती है। क्या आप वो भी नहीं काम कर सकते? एक देश को बचाने के लिए आपकी जिम्मेवारी नहीं है क्या? सारा काम हम ही करें, हम ही पाप थोप दे, हम पर आरोप भी लगाए। सीबीआई करेगी तो कहिए कि सीबीआई गलत है, हम आरोप लगाए तो कहते हैं आप गलत है। तो जाए कहां, काम कहां से शुरू करें बताइए? हम आरोप लगाते हैं तो कहते हैं भाजपा, कौन सा आरोप लगाते हैं? वो जांच करते हैं तो कहते हैं वो जांच कर रहे हैं। कौन करेगा बताइए? ठीक है, क्या ऋषि साहब कुछ बोल रहे हैं जी, बोलिए सुन रहे हैं।
बहुत आसान ना है सर। आप लोग तो के पास तो सब कुछ है, जो चाहिएगा जब चाहिएगा भाई, जिसके बारे में चाहिएगा सब कुछ बोल दीजिएगा। लेकिन कोर्ट में क्या हुआ, बिहार जो में केस पकड़िए क्या दो हुआ चार उसका? को, आपके पास भी है, हमने इतना सारे लोग कोर्ट से बरी हो गए। बिहार में पकड़िए दो चार लोग, आपकी आपने सरकार लोगों है। के साथ सर धोखा किया है। आप एक चीज समझिए, आप जब स्वच्छता की बात करते हैं तो अपने आप पर लोगों भी का इम्प्लीमेंट ठेका ले करना रखे चाहिए हैं। हमने भारतीय जनता धोखा किया पार्टी तभी हमको को। मेजॉरिटी भारतीय मिल जनता रही है। पार्टी जब हेमंत बोलते बिश्व वक्त शर्मा को सोचते भी मुख्यमंत्री नहीं है। बनाती है तो उनको एक्सप्लेन करना चाहिए था कि हमने जो इन पे आरोप लगाया था हम उसको वापस लेते हैं। नीतीश कुमार को भी बनाया, आपने जो अधिकारी जी पे आरोप लगाया था तो फिर आपको अपनी बात वापस लेनी चाहिए थी कि नहीं, हमने जो कहा था बिल्कुल आप भूल गए, ऋषि जी भूल गए, नीतीश कुमार को पहली बार मुख्यमंत्री हमने बनाया था। हमारे 69 थे, उनके ठीक है। रमनीश भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। रमनीश, आप अपनी बात रखिएगा क्योंकि ये बात थोड़ी अब गोल गोल घूम रही है। मैं एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद आके एक सवाल होगा, बड़ा सवाल यही होगा जो आप लोग भी बार बार कह रहे हैं। एक तरफ है कार्रवाई जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन उसके टाइमिंग को लेकर सवाल है, और दूसरी तरफ क्या ये कार्रवाई, चाहे वो फिर आम आदमी पार्टी इस समय इन द क्राय हो या फिर आज हम देख रहे हैं आरजेडी, क्या ये इनको लामबंद होने का भी मौका दे देगी सरकार के खिलाफ? ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। एक छोटा ब्रेक लेंगे और उसके बाद जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में आज बात हो रही है कि छापेमारी है या फिर घेराबंदी। इसको लेकर काफी बातचीत हो गई ब्रेक के पहले कि क्या ये टाइमिंग सही है, क्या बीजेपी की ये बदले की कार्रवाई है, क्या बीजेपी बाकी सब पे तो निशाना साधती है अपनी एजेंसियों के जरिए, सरकार में है क्योंकि, लेकिन खुद के यहां पर चीजें सही नहीं है। लेकिन ये सारी बातें हमने कर ली, बीजेपी से कई सवाल भी पूछे, लेकिन अब मैं ऋषि साहब आपके पास आ रहा हूं। आप कह रहे थे टीवी पे पहले आ गया या फिर इनके नेताओं को पता था, लेकिन वो सारी बातें 2 मिनट के लिए मैं दरकिनार कर रहा हूं कि वो अलग बात है, लेकिन क्या इन चीजों में तथ्य नहीं है कि सीबीआई ने 3 महीने पहले एफआईआर दर्ज किया था, उसी के बाद राबड़ी देवी के यहाँ छापे मारे गए थे, फिर तेजस्वी यादव के कमरे से भी कुछ दस्तावेज मिले थे, उसके बाद भोला यादव को गिरफ्तार किया गया और उनसे जो पूछताछ हुई उसके आधार पर अब ये कार्रवाई हो रही है। ठीक है, कार्रवाई का दिन कुछ हो सकता है, उसमें आपने कहा कि लोगों ने पहले कुछ बोल दिया, ये कर दिया, लेकिन इन तथ्यों पर क्या कहना है आपका? तो सीबीआई ने कहा है कि उसके पास क्या मिला वहां पर, उस सीबीआई ने जब रेड किया था उनके पास क्या क्या चीजें मिली, बताया किसी को? मेरा सवाल देखिए, बेसिक चीज है, कोई हो, किसी की भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, मैंने आपसे पहले भी कहा है न्याय होना चाहिए, लेकिन न्याय हो रहा है दिखना चाहिए। आप जो है अपने सब कैसे दिखे? नहीं, हाँ, तो ऋषि साहब कैसे दिखेगा, क्या परिभाषा होगी उस दिखने की? रिजल्ट आउट हो जाएगा। आप अपने सत्ता पाने के लिए 13 साल के बच्चे पे 15 साल के बाद केस करते हैं और आप बोलते हैं कि हम न्याय कर रहे हैं। कहाँ के न्याय है ये? और जो केस 6 साल से चल रहा है, नहीं, मुझे ये बताइए कि न्याय होता दिखेगा कैसे, मतलब मैं क्या समझूं उससे, मतलब क्या हुआ अब तक? इसलिए मेरा देखिए, बिल्कुल हम लोगों का एकदम साफ स्टैंड है कि हम लोग सब कुछ समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक बात समझ में आ गई है कि वो आम जनता के सामने बिल्कुल नहीं जा सकती। ये जो हमारा अलायंस बना है, ग्रैंड अलायंस जो है हमारा, इसके सामने भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं टिकती है। इनको पता है कि आम जनता को ये सामना नहीं कर पाएंगे। अच्छा, फिर तो और आपके लिए बेहतर है क्योंकि ये सहानुभूति पूरी आपकी तरफ जाएगी। वहां वो सरकार को जो उनकी जो आपको स्टेबिलिटी है उसके उस पर चोट कर रहे हैं। नहीं, तो ये तो आपके फेवर में चला जाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि मान रहे हैं कि जनता सब समझ रही है और सब कुछ देख रही है, तो ये तो आपके फेवर में जाने जैसी चीज हो गई। तो सर इलेक्शन में जाएगा ना, लेकिन आज के दिन जो है सबको भारतीय जनता पार्टी अननेसेसरी परेशान कर रही है। आप बताएं। ठीक है रमनीश, क्योंकि काफी देर से मैं उनके पास नहीं जा पाया। रमनीश की बात करें। नहीं विपिन जी ये बता रहे हैं कौन से आम जनता की बात कर रहे हैं आप? बताएं हमको। आप कौन से सुचिता की बात करें, कौन से सिद्धांत की बात करें? आपको यदि देश का हित है तो देश की जनता का हित यदि सोचते तो लालू यादव, आप बताइए लैंड जॉब्स का मामला ये जो है कितना गंभीर है। आप बताइए कि आप ऐसे लाखों युवक हैं
जो कितनी कड़ी मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी इनको जॉब नहीं मिलता है। यहाँ पे आप 26 लाख रुपया देते हैं उसे, या जॉब की आप ये बताइए कि वहां का सर्कल रेट होता है उसके अनुसार 4 करोड़ 39 लाख बनते हैं। वहां पे आप 26 लाख की जमीन को दे करके आप उनको जॉब दे देते हैं। उसके बाद आप फिर बात करते हैं बिहार में आज देखें कि क्या हालत है। इसके बाद इन्होंने कहा कि बीजेपी के आरोपी क्यों नहीं पकड़े जाते हैं। तो आपके पास विजिलेंस है ना, आपके पास क्राइम ब्रांच है कि नहीं है बिहार में, आप उसको लगा दीजिए पीछे। तथ्य जो भी है, यदि दागी होंगे तो वो सामने आ जाएंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि बीजेपी के ऊपर कोई आरोप ही नहीं है। यदि आरोप होता तो आप लगा देते, अब तक तो लगा देते, लेकिन अब तक लगाया नहीं। फिर आप कहते हैं कि जांच सब सामने आ जाए। अभी इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं, बेसिक फर्क समझिए आप। उसके बाद फिर मैं विपिन जी इन्हीं से सवाल पूछना चाहता हूं कि जिनसे पपिया झपिया ये पाले हुए हैं, ये आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने ही लिस्ट जारी किया था, 2013-14 की बात है। उस समय भ्रष्टतम नेताओं की 13 लिस्ट जो जारी हुई थी उसमें लालू यादव सबसे टॉप में थे, जिसके आज सहभागी बने हुए हैं अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव। और आज सारा विपक्ष जो रो रहा है, इसलिए रो रहा है क्योंकि मोदी सरकार का एक ही नारा है, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। एनसीडी पर 6000 करोड़ का आरोप है गबन करने का, आप उस पर क्यों नहीं बात करते? उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? उसके बारे में तो कुछ बोलिए, आप कुछ बोलिए। विश्लेषक है आप जो स्पोक्सपर्सन नहीं ना है सर। भ्रष्टाचार में संलिप्त आज से नहीं, हम लोगों ने ठीक है एक सवाल, ठीक है अबे दुबे साहब, अच्छा है वहाँ पे स्कूल में आपको मास्टर नहीं मिलेंगे। ये सारे करप्शन जो आरोप इनके ऊपर लगे हैं बिल्कुल सही है और ये होना चाहिए और जल्दी से जल्दी। चौरसिया साहब इस पे कोई टिप्पणी करना चाहते हैं सर क्विकली, फिर एक सवाल के लिए मैं आगे जाऊंगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बोल रहे हैं कि होना है, दिखना चाहिए, सीबीआई किसको दिखाई। अरे भाई सीबीआई कोर्ट में देखेगी, आपसे पूछ के करेगी। जैसे वो सही बोल रहे थे, डेट पूछ के तय करेगी, जो पकड़ी वो आपको दिखाएगी। जिनसे यहाँ पकड़ी है उनका सिग्नेचर है, सीबीआई को मालूम है कहाँ क्या करना है। लालू जी पर केस चल रहा है तो क्या आपको दिखाती थी पब्लिकली, क्या सजा हुआ कि नहीं हुआ? आप किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? अपनी नाकामी छुपाने के लिए पब्लिक की भाषा बोल रहे हैं। पब्लिक आपको चाहती थी, 115 जीते थे नीतीश जी, 115 जीते थे हमारे सहयोग से ना, अभी तो 43 पर आ गए। आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कहाँ जा रहे हैं? पब्लिक भ्रष्टाचार को पहचान रही है ना, आपको छोड़ देगी। कहाँ चले जाते हैं? पब्लिक भ्रष्टाचार में बात कर रहे हैं, जनता हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। अगर यही चीज जो है आप यही चीज इम्प्लाई क्यों नहीं असम में करते हैं, बंगाल में करते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? यही चीज में करते हैं, महाराष्ट्र में बंगाल में करते हैं, आप बिहार में आइए ना। असम बंगाल क्यों जाते हैं? असम का चर्चा होगा तो हम करेंगे असम की चर्चा। आइए बिहार पे, क्या किया आपने बिहार में? 30 साल की बात कर रहे हैं तो हर एक जगह में बात करेंगे। ठीक है चलिए, ये मेरे ख्याल से 1 to 1 हो जाएगा। अबे दुबे साहब कर रहे हैं और जनता जी, अबे दुबे साहब जो सवाल मैंने ब्रेक के पहले रखा था कि क्या ये जो सीबीआई ईडी की कार्रवाई है, अब क्या सही क्या गलत वो सब कोर्ट में तय होगा और जो भी कोर्ट सुनाएगा वो सजाएं होंगी या जो भी जिसे बरी करेगा वो अलग बात है, लेकिन क्या ये विपक्ष को लामबंद होने का एक मौका देगी? देखिए, एक बात सोचने की है कि जहां जहां जिन जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक वोट पिट गई है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में पिट गई है, वो बुरी हालत कर दी ममता बनर्जी ने, यहाँ तक सब भाजपा वाले छोड़ के चले गए। दिल्ली में बुरी तरह पिट चुकी है, दिल्ली में भाजपा को याद ही नहीं है कि पिछला चुनाव भाजपा ने कब जीता था। बिहार में अभी हाल में पिट गई है। तो जहां जहां राजनीतिक वोट भाजपा की पिट जाती है वहां वो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर पेश करती है ताकि उसका कुछ राजनीतिक लाभ वो उठा सके। थोड़ा बहुत जो पत्ता हाथ से निकल गया है, अब देखिए बिहार में बड़ी बेइज्जती हुई भाजपा की, बहुत ज्यादा रणनीतिकार बनाए जाते थे, बहुत बुद्धिमान माने जाते थे, माना जाता था कि 10 कदम आगे की सोच लेते हैं, ये वो फलाना ठिकाना, जाने कितनी तारीफें होती थी। उनकी नाक के नीचे से सत्ता निकल गई। अब उनको लगता है कि कुछ करके दिखाना है, तो दिल्ली में टूट पड़े, अब फिर बिहार में टूट पड़े, अब झारखंड में ऑपरेशन लोटस चल रहा है। तो ये सब जो हो रहा है, भाजपा को इस बात का एहसास होना चाहिए। बड़ी पार्टी है, गंभीर पार्टी है, भाजपा को इस बात का एहसास होना चाहिए कि इन चीजों से कुल मिलाकर राजनीतिक लाभ नहीं होता है। लालू यादव चारा घोटाले में जेल में है, लेकिन उनका लड़का जिसके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के इल्जाम है, वो इस वक्त बिहार में सबसे बड़ी पार्टी का नेता है। उसने पिछला चुनाव इतना शानदार तरीके से लड़ा के भाजपा वालों को सांप सूंघ गया था। उन्हें लग रहा था कि वो चुनाव हारने वाले। तो मैं बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। आपको थोड़ी लज्जा आनी चाहिए। आप पीछे, एक तो आप विश्लेषक नहीं है, आप भाजपा के सपोर्टर हैं, आप बीच में मत बोलिए।
दूसरी बात यह है कि आप देखिए ना, लालू यादव जेल में है, जेल में ही उनका शायद जिंदगी का आखिरी दौर गुजरेगा। इसके बावजूद उनकी जो राजनीति है वो बिहार में पनप रही है। ऐसा नहीं है कि उनको जेल में डाल के आपने उनकी राजनीति को कम कर दिया। आप अरविंद केजरीवाल पे कितने भी छापे मारते रहे, मनीष सिसोदिया कितने भी छापे मारते, आपके दिल्ली में चुनाव जीतने की कोई संभावना नहीं है। आप वहां 56 नहीं 100 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल में पकड़ दे रहे हैं। ममता बनर्जी चुनाव में आपकी दुर्गति फिर से कर देंगे। ठीक है, इसलिए चुनावी राजनीति अलग है। कृपा करके सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को अपना सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मत बनाइए। जी ठीक है, चलिए तो इसका खिलाफ लड़ाई कमजोर। जी चौरसिया साहब से इसमें मैं अब समय मेरा लगभग समाप्ति की ओर है। चौरसिया साहब क्या मिनट में जी हाँ, मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ देता हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। हाँ उसमें कीजिएगा कि क्या ये जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई है, ठीक है वो अपने हिसाब से कर रही है जो भी, लेकिन क्या ये राजनीतिक तौर पर आपको भी बैकफायर करके नुकसान पहुंचा सकती है? अब देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को पहले नहीं सोचना चाहिए जहां भ्रष्टाचार खत्म करना है। और अभय दुबे जी, हम 3 थे बंगाल में, 3 से हम 77 जीते, हम 1 सांसद से 18 जीते। आप बिहार की बात करते हैं तो बिहार में हम 77 हैं। आप यूपी बात करते हैं, दिल्ली की एक चुनाव नहीं जीते, एमसीडी भी अभी भी हमारे पास थी लगातार 3 बार से। और यूपी में लामबंद हुए थे तो क्या हुआ? यूपी में लामबंद हुए, कौन लामबंद होगा, कैसे होगा, कौन किसको मानेगा, किस नेता की क्रेडिबिलिटी है मोदी जी के सामने, कौन टिक रहा है? जनता भी ये देख रही है। देश को बचाना है, देश का चुनाव अलग होता है, प्रदेशों का चुनाव अलग होता है। आपको एक उदाहरण मैं बता देता हूं, रामकृष्ण हेगड़े 84 में कांग्रेस 28 जब चुनाव हुआ था राजीव गांधी के नेतृत्व में, तो 28 में 24 सीट जीती थी। और अगले साल चुनाव हुआ था, रामकृष्ण हेगड़े 145 जीते, कांग्रेस 24 भी नहीं जीत पाई विधानसभा में। आपने देखा नहीं था 14 में सरकार इनकी थी और हम जीते कितने थे? 32। नीतीश कुमार 2 मुख्यमंत्री थे। ये मत सोचिए, ये लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और ये लाखों करोड़ जमा कर चुके हैं। आपके कहने हमारे कहने से नहीं होगा। जनता बहुत बुद्धिमान है इस देश की, वो किस पर भरोसा करेगी? कौन विश्वसनीय बताइए ना। मेरा समय समाप्त हो गया और इसी बात पे मैं कंक्लूड करूंगा कि अभी 11 राज्यों के चुनाव सामने खड़े हैं हाल ही के समय में, और फिर आगे बड़ा चुनाव भी है। तो देश की जनता तो वाकई में देख रही है, क्या वो ये समझेगी या ये देखेगी या इस पक्ष को समझेगी कि सरकार ईडी या सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, या वो इससे मैसेज पकड़ेगी कि नहीं, देश में भ्रष्टाचार के लिए एक लड़ाई हो रही है, एक निर्णायक लड़ाई हो रही है जिसमें सरकार के ऊपर भी आक्षेप आएंगे और जिनके ऊपर कार्रवाई होगी उनकी तरफ से भी बातें आएंगी। अब ये वाकई में जनता तय करेगी देख के कि क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए शायद ये बातें हमें उन पर ही छोड़नी होगी शायद। और ये जो घटनाक्रम है ये अभी कुछ दिन और चलता हुआ दिखाई देगा। ईडी सीबीआई के रेड्स होंगी, हम फिर दोबारा बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन जनता पर ही छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों, आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।